हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजू सिंघल एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस बार मेरा टॉपिक है लीगेसी ऑफ इंडिया। ये लेसन 1 बुक पार्ट 2 से लिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें डिटेल में करना चाहिए। विभाजन की विरासत। हम सभी को पता है कि भारत का विभाजन हुआ और किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ। इसके लिए गाइस आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन के बारे में भी इसका एक चॉइस बनता है। हालांकि मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी इस लेसन की पीपीटी में, लेकिन एक बार इस टॉपिक को अलग से डिटेल में किया जाना भी ज़रूरी है। इसीलिए आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन्स पर, अब आपके सामने है लीगेसी ऑफ पार्टीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर किया गया था, जो कि 1947 में उसने तैयार किया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 सॉवरेनिटी वाले 2 उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान, जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया। और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से श्रीलंका और म्यांमार को भी अलग कर दिया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान भी स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए थे। हमें इस टॉपिक के अंतर्गत खास तौर पे हम भारतीयों ने किन हालातों का सामना किया, इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, किन हालातों में पार्टीशन हुआ, क्या ये ज़रूरी था। इसी तरह से कुछ आपके हॉट्स बनाए जा सकते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन हम सभी को पता है कि पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई, ताकि वो जो थे ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वो कराची में भी इस प्रोग्राम में अटेंड हो कर सके इस प्रोग्राम को, और नई दिल्ली में भारत के विभाजन वाला जो प्रोग्राम है या हमारी स्वतंत्रता का जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें भी हिस्सा ले सकें। इसीलिए ही पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। आपको पता है विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर
बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। बहुमत संप्रदाय वाले क्षेत्र कौन सा रहा गाइस? ये वो है, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो पाकिस्तान जाने की सोच रहे थे, जो हिंदू लोग थे वो हिंदुस्तान आने की सोच रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ये भारत का पार्टीशन होने की नौबत क्यों आई? भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही फूट डालो और राजनीति करो, रूल डिवाइड एंड रूल वाली नीति का अनुसरण किया था। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूह में भी बांट रखा था। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। और आपको पता है 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव में करने लग गए हैं। इसीलिए भारत में अब आज़ादी की जब भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नेतृत्व करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ भी रहने लगी। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि 1905 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था और पहले भी 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग भी उठाई थी। और ये मांग आपको पता है बार बार उठती भी रही, और जिसके लिए हमने मोहम्मद अली जिन्ना के इस बात को भी पढ़ा है कि वो कहते थे कि ये भारत तो एक देश हो ही नहीं सकता, ये दो है, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पे कह दिया कि वो है दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। ये दिन हमें देखना ही था। ये दिन आया और हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिंधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल भी हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में ना आ जाए। क्या थी विभाजन की प्रक्रिया और उस विभाजन के बाद हमें विरासत में क्या मिला? यही तो हमारा प्रश्न है। लेकिन ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ इनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। भारत के विभाजन के ढांचे को नाम दिया गया 3 जून प्लान। याद रखने वाली बात है 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिस रेडक्लिफ ने तय की। ये भी आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्रीज को किसने तय किया था? लंदन के एक एडवोकेट थे सर सिरिल रेडक्लिफ। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। इस तरीके से उन्होंने ये सीमा रेखा बनाई। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो 566 प्रिंसली स्टेट्स थे, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिमानी से, कहते हैं कि अपनी दूरदर्शिता से इस प्रॉब्लम से हमें अलग किया। और विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल भी किया गया। अब क्या था?
ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच में बांटा गया। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वे पाकिस्तान को धन जल्दी भेजें। बहुत समझने वाली बात है, जबकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। और हम सबको पता है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने का भी परामर्श किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, परंतु महात्मा गांधी ने कहा कि ये राशि को तुरंत दिलाया जाना चाहिए और उसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी स्टार्ट कर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत यह राशि दे दी गई। ये हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 1947 की, और हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। यही तो हमारी विरासत रही कि किस तरीके से हमारे नेताओं ने हमारा जो विभाजन के बाद हमारे सामने जो परेशानियां आईं उनको किस तरीके से टैकल किया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को उनके इसी काम के कारण उनकी हत्या का एक अपना कारण भी बताया। अब ये नहीं सोचा गया था, अब चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी आ गया हमारे सामने। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज़ाद होने के बाद कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली हैं, कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वहीं रह लेंगे और उनको सुरक्षा मिलेगी, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं वो यहीं रहेंगे। लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम ही नहीं थे। फलस्वरूप दंगा फसाद हुआ और बहुत से लोगों की जानें गईं और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भी भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए। कुछ दंगों में कुछ यात्रा की मुश्किलों से मारे गए, है ना। अब बहुत समय तक, विभाजन के बाद भी बहुत समय तक दोनों देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। लोग इधर से उधर आते जाते रहे। पाकिस्तान में बहुत से हिंदू और सिखों को बलात् बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और निश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सकते हैं। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। क्या आप जानते हैं भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72.26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72.49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, और इनमें से अधिकतर 78% स्थानांतरण पश्चिम से में मुख्यतः पंजाब में हुआ। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये पार्टीशन हुआ और हम लोगों ने किन किन परेशानियों का, देखिए आप अपने स्क्रीन पर पिक्चर देखिए कि किस तरीके से लोग अपने थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान लेकर के मूव कर किए, और किस तरीके से यदि हमारे देश में हिंदू लोग आए पाकिस्तान छोड़ करके
तो उन्हें उनके सेटलमेंट के लिए कितनी बड़ी परेशानी सरकार के सामने आ गई होगी, है ना। और इसी बीच कश्मीर का इशू भी उठा। तो ये सब था हमारा लेगेसी ऑफ पार्टीशन। आई होप कि इससे आपको थोड़ा बेनिफिट होने वाला है इस टॉपिक को जब आप सुनेंगे पूरी तरीके से। वैसे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब मैंने अपनी पीपीटी में पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं नाउ, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू few more questions in the last PPT of mine, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज वेस्ट बंगाल फॉर्म्ड, सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1956। गुजरात बेसिकली कौन से स्टेट से बना था, तो हम सभी को पता होना चाहिए, बॉम्बे। और मेघालय कहाँ से कार्व आउट हुआ, असम। ये तो है ही बहुत ज़रूरी और आप जानते भी हैं। ट्राइस विद डेस्टिनी वॉज हुज स्पीच। सो दिस वॉज द स्पीच विच आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Jawaharlal Nehru spoke on 15th August night, the very first day of our independence. इस स्पीच को ट्राइस विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। राइट, वन मोर क्वेश्चन आई फील कि दिस इज़ रियली वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि इंडिया ने स्वतंत्रता पाई बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में। वैसे तो इस इन द होल वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज़ पहले परतंत्र थे और बाद में वो स्वतंत्र हुए, लेकिन यदि हम इंडिया की स्थिति को उस समय में देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी और कंट्री से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसके अंतर्गत हम जो भी पॉइंट्स डाल सकते हैं उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share it and like it. Thank you so much.